नमस्कार प्यारे साथियों आज के इस सेशन में 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 4 यानी उत्सर्जन एक्सक्रिएशन के मस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने तीन पार्ट तक ऑब्जेक्टिव को डाल रखा है। यदि आप उसे अभी तक नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मैथ की क्लास को देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे ज़रूर रिप्लाई दें ताकि मैथ के सेशन को भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज के सेशन को देरी नहीं करते हुए चलते आज इसके सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हमें उत्सर्जन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट के जो हेडिंग दिया है उत्सर्जन, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, मतलब कि हमारे बॉडी से वैसे पदार्थों का निष्कासन होना जिनका हमारे बॉडी में कोई उपयोग ना हो, कोई काम में ना हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, मूत्र हो गया इत्यादि। इसी तरह के जो पदार्थ होते हैं, मतलब जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए कोई काम लायक नहीं होते हैं, उनको हम लोग उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ का ही हमारे बॉडी से जब निकलने की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अनावश्यक और विषाक्त पदार्थ को क्या कहते हैं। अनावश्यक मतलब कि जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, और जो विषाक्त होते हैं मतलब जो जहरीले टाइप के पदार्थ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं या अमोनिया बोलते हैं या इनमें से सभी बोलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को वैसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, है ना। वैसे पदार्थ को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाइट्रोजन पदार्थ है। अमोनिया, यूरिया, जल या इनमें से सभी। तो अमोनिया, यूरिया, जल ये सब के सब नाइट्रोजन पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ बोलते हैं हम लोग इसको, है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अमोनिया, यूरिया और जल कैसे पदार्थ है, तो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क होते हैं, मतलब मनुष्य में जो वृक्कों की संख्या होती है कितनी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एक स्वस्थ मनुष्य के जो वृक्क होते हैं, मतलब चाहे वह लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वृक्कों की संख्या हमेशा उनमें एक जोड़ी ही होती है, मतलब दो जोड़ी होती है। दो जोड़ी कहने का मतलब एक दाएं होती है, एक बाएं होती है। सपोज डेट यदि दाएं वाला वृक्क उनका खराब हो जाता है तो बाएं वाले से वो काम कर सकता है, मतलब बाएं वाला उनका उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है। दोनों खराब होगा तब दिक्कत है, लेकिन अगर दाएं या बाएं में से कोई एक खराब होता है तब उनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि मनुष्य में वृक्कों की जो संख्या होती है कितनी होती है, दो होती है, दाएं और बाएं होता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, दो जोड़ी नहीं होगी। दो जोड़ी का मतलब चार हो जाएगी, है ना। दो होती है, सिर्फ वृक्कों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। आगे दिया है क्वेश्चन कि जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का निकलना क्या कहलाता है। जीवों के शरीर में, चाहे वह जीव हो या मतलब कोई भी सजीव पदार्थ हो, मनुष्य हो या जानवर हो या पक्षी हो, उनमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोले तो जो हमारे लिए हम क्या उसको बोलते हैं हम लोग, उपयोगी नहीं हो, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं हो उसको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। तो उस जो अपशिष्ट पदार्थ होता है शरीर से हमारे निष्कासन होने के जो निकलता है, यानी निष्कासन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं कि शोषण बोलते हैं या उत्सर्जन, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं, है ना, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों, यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और इस सेशन का वो भी फ़ायदा उठा सके। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क का आकार होता है, वृक्क आखिर किस टाइप, उसका शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है। जैसा हार्ट का शेप तिकोना होता है ना, उसी तरह वृक्क का आकार पूछा है कैसा होता है। तो कह रहे हैं मटर के सेम के जैसा होता है, या सेम के बीज के जैसा होता है, या आलू के जैसा होता है, या इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है कि उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका निश्चित आकार होता है। आपने ज़रूर सेम के बीज देखे होंगे, तो आप सेम के बीज देखे होंगे ना, तो उसी टाइप से ये वृक्क के आकार होते हैं, समझ रहे हैं ना। उसी टाइप से क्या होते हैं, सेम के बीज के आकार होते हैं। और सेम के बीज के जैसा ही क्या होता है, हमारा वृक्क होता है,
सेम के बीज के जैसा ही क्या होता है, वृक्क होता है। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा। वृक्क का आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के जैसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन वृक्क का कार्य है, मतलब वृक्क का काम क्या होता है आखिर। हमारे बॉडी में जो है दो वृक्कों की संख्या 2 है, दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, तो उसका आखिर काम क्या है वहाँ पे। तो उसका जो काम होता है ना हमेशा, वह मूत्र का निर्माण करता है, जिसको पेशाब बोलते हैं हम लोग। वह हमेशा क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वृक्क का काम क्या है, हमेशा मूत्र का निर्माण करता है। वो तो रक्त का निर्माण नहीं करता है और नहीं रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। रक्त को थक्का बनाने में काम करता है कौन करता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर उसको देख सकते हो। वैसे रक्त को थक्का बनाने में थ्रोम्बोसाइट्स की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे बॉडी में हमेशा अवेलेबल रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है, ऑप्शन में दिया कोशिका, ऊतक, नेफ्रॉन और इनमें से कोई नहीं। तो वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है वो हमारा नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तो नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा हमारा ऑप्शन सी। वृक्क की संरचनात्मक क्रियाई इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तब पादप मतलब होता है पौधा। पौधों के जो अपशिष्ट होते हैं वह संचित रहते हैं कहाँ, कोशिका रिक्ति में या पत्ती में या फिर छाल में या इनमें से सभी में। तो दोस्तों पादप में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह हमेशा इन तीनों कैटेगरियों में क्या होते हैं, संचित रहते हैं, स्टोरेज रहते हैं। कोशिका रिक्तियों में भी स्टोरेज रहते हैं, पत्तियों में भी स्टोरेज रहते हैं और छाल में भी क्या होते हैं, स्टोरेज रहते हैं। देखिए कि दोस्तों कोई कोई ऐसा मतलब पेड़ होता है जो छाल के द्वारा भी क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जैसे आम का पेड़ हो गया, आम के पेड़ के छाल को देखिएगा ध्यान से ना, तो उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग देहाती भाषा में लासा बोलते हैं, है ना। तो वो निकलता है। पत्तियों के द्वारा किसका मतलब निष्कासन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। और कोशिका रिक्ति जो होता है जैसे जाइलम फ्लोएम, उसमें भी तरह तरह के अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होते रहते हैं। तो दोस्तों यह हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों का पादप से निष्कासन जो होता है कोशिका रिक्ति के द्वारा होता है, पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन है कि अगर किसी कारण से मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिमाण क्या होगा। सपोज डेट मैंने तो बताया था पहले कि मनुष्य में दो वृक्क होता है, लेफ्ट और राइट। सपोज डेट कि अगर उसका एक वृक्क या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला अगर काम करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। अब कह रहे कि क्या उत्सर्जन बंद होगा, ऑप्शन में दिया है उत्सर्जन बंद हो जाएगा, या दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, या मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु होने वाली कोई बात नहीं है और उत्सर्जन बंद भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक जो वृक्क होता है उसी वृक्क की सहायता से वह अपना उत्सर्जन कर सकता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह एक ही वृक्क से क्या करेगा, उत्सर्जन की प्रक्रिया करेगा। हालांकि एक और कृत्रिम तरीका है, वृक्क अगर दोनों काम करना बंद कर देता है तो उसके लिए एक कृत्रिम वृक्क बनाया जाता है, जो डॉक्टरों मतलब उसको ऑपरेशन करके लगाया जा सकता है उसमें, समझ रहे हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोकस देना है। रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन जो है एक तरह का उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब किसी पौधे के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है, एक्सक्रिएशन होता है। तो किस तरह के पौधे से उत्सर्जन ये पदार्थ निकलते हैं, बबूल, कनेर, पीपल या चीड़। तो रेजिन जो पदार्थ है यह चीड़ पौधों से ही क्या करता है, निकलता है। चीड़ एक यह पौधे की प्रजाति है चीड़, जो इससे क्या होता है रेजिन जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वही निकलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है। वृक्क होती है वृक्क, उसमें नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वह 10 लाख होती है। नेफ्रॉन की जो संख्या होती है हमारी कितना होती है, तो 10 लाख होती है। नेफ्रॉन की संख्या मनुष्य के वृक्क में 10 लाख होती है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख होती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि वृक्क की लंबाई होती है, वृक्क की लंबाई कितनी होती है बताना है। 12 सेंटीमीटर की, 26 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन दिया 17 सेंटीमीटर। तो वृक्क की जो लंबाई होती है हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र में कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं। पेशाब जो हमारे
एक उत्सर्जी पदार्थ है, इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं? पहले तो जल तो होता ही है ना, ऑप्शन में दिया यूरिया भी होता है और सोडियम क्लोराइड भी होता है, या इनमें मतलब इसका मतलब इनमें सभी होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूत्र में जल होता है, यूरिया होता है और सोडियम क्लोराइड दोनों होता है, ये सब होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग का कारण है? व्यक्ति के मतलब जो लेडीज़ या जेंट्स होती है उनके जो मूत्र या फिर किसी और जानवर का जो मूत्र होता है पेशाब, उनका पेशाब का रंग पीला होने का कारण क्या है? क्या उनके पेशाब में हीमोग्लोबिन होता है? ऑप्शन में दिया है क्या हीमोग्लोबिन होता है, या यूरो यूरोक्रोम क्रोम होता है, या यूरिक अम्ल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों मूत्र का पीला होने का कारण है यूरोक्रम, उसमें होता है यूरोक्रम होता है, यूरोक्रोम जिसको बोलते हैं हम लोग। इसी के कारण ना हमारा जो पेशाब होता है हल्का पीला पीला दिखाई प्रतीत होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूत्र का पीला होने का कारण क्या है? यूरोक्रम। अगला क्वेश्चन है अमीबा में उत्सर्जन के लिए अंग होते हैं। अमीबा में उत्सर्जन के लिए का कोई अंग होता है? कौन सा अंग होता है भाई बताना है हमको। सिलिया होता है कि फ्लैजिला होता है, या फिर कोई विशेष अंग नहीं होती है इनमें से कोई नहीं। तो सिलिया के द्वारा जान लीजिए कि पैरामीशियम में सिलिया के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है या भोजन का अंतग्रहण होता है। और फ्लैजिला तो एक दूसरे प्राणी का जीव है। और अमीबा जो होता है ना, इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, और ना ही भोजन उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के लिए कोई मतलब विशेष अंग होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। अमीबा में उत्सर्जन के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, वो अपने शरीर के किसी अंग से भी कर सकता है। अगले चलते क्वेश्चन कि खुशलक कि पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पुराने जाइलम जो होते हैं, जाइलम ये पौधों के मतलब इंटरनल भाग में पाए जाने वाले दो जाति होते हैं, मतलब एक तरह एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम होता है। तो पुराने जाइलम में जो संचित होते हैं, क्या संचित होते हैं? गोंद होते हैं कि टेनिन होते हैं, या टेनिन और रेजिन और गोंद होते हैं, या फिर टैनिन होता है। तो पुराने जाइलम में हमेशा देखिए ना कि रेजिन और गोंद ही क्या होते हैं, तो उसमें संचित रहते हैं, स्टोरेज रहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुराने जाइलम में क्या रहते हैं? तो टेनिन और रेजिन और गोंद रहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बबूल के पौधों में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ क्या है? बबूल का पौधा आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो उसके जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जन करने वाले जो पदार्थ होते हैं बबूल के, उसका नाम बता देना है हमको। तो ऑप्शन में दिया लेटेक्स दिया है, गोंद दिया है, लेटेक्स, गोंद, रेजिन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बबूल के पौधे जो होते हैं ना, उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह हमारा गोंद होता है। गोंद जिसको फेविकॉल बोलते हैं, गोंद होगा, है ना, गोंद होता है। बबूल के पौधों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जो होता है गोंद होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि डायलिसिस मशीन में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस एक मशीन होती है जो रक्त के शुद्धिकरण के लिए काम में लाई जाती है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं, या हीमोथेरेपी कहते हैं, या हीमोथेरापिस्ट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो रक्त के शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस मशीन से रक्त के शुद्धिकरण के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन कार्य करता है किसके जैसे कार्य करता है? तो वृक्क जैसे काम कार्य करता है, या कृत्रिम वृक्क जैसे कार्य करता है, या हार्ट जैसे कार्य करता है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी जैसे कार्य करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना। तो डायलिसिस मशीन जो है ना, यह एक रियल ब्रिक नहीं है, यह एक बनावटी ब्रिक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं आर्टिफिशियल ब्रिक, है ना। आर्टिफिशियल ब्रिक को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम ब्रिक। तो डायलिसिस मशीन जो है यह एक कृत्रिम ब्रिक जैसा काम करता है। हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी। डायलिसिस मशीन काम किस तरह करता है? तो कृत्रिम ब्रिक के जैसा करता है, बनावटी ब्रिक के जैसा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि अवरोही और अधिरोही चापों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? जब आप नेफ्रॉन की संरचना को देखेंगे ध्यान से, तो उसमें एक अवरोही चाप होता है और एक अधिरोही चाप होता है। तो उसके जो बीच का मध्य, सपोज डेट ये वाला ये जो भाग है अवरोही, और एक दूसरा भाग है ये वाला अधिरोही, और इसके बीच का जो स्पेस है ना ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हेनले का चाप। ये जो है इसके बीच का जो स्पेस है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हेलने का चाप।
तो अधिरोही और अवरोही के चापों के बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलेने का चाप, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ताकि नेक्स्ट वीडियो और आपके लिए लाते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।